गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग द्विविमीय आकृति को पढ़े थे, उससे संबंधित जितना भी थ्योरी था उसको भी देखे थे और 13.1 और 13.2 के बारे में पूरा चर्चा किए थे। तो सारा चीज़ समाप्त हो गया। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से क्षेत्रमिति, लेकिन इसमें त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि पीछे वाला थ्योरी में हम लोग पढ़े थे द्विविमीय आकृति तथा त्रिविमीय आकृति। तो त्रिविमीय आकृति के बारे में सिर्फ परिभाषा लिखे थे, लेकिन किसी भी आकृति के बारे में वर्णन हम लोग नहीं किए थे, क्योंकि 13.1 और 13.2 में सिर्फ और सिर्फ द्विविमीय आकृति था। तो आज से हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे त्रिविमीय आकृति। तो त्रिविमीय आकृति का परिभाषा हम लोग जान चुके थे। अब ये होता कितना प्रकार का है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऐसे तो त्रिविमीय आकृति बहुत सारा प्रकार है, लेकिन हम लोग इस क्लास में इतना पढ़ना नहीं है। इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये चार चीज़ को पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो घन, तो वह त्रिविमीय आकृति जिसमें 6 वर्गीय सतह होता है उसे घन कहते हैं। तो सबसे पहले त्रिविमीय आकृति के बारे में बताए थे क्या कि वैसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ हो वो कहलाएगा त्रिविमीय आकृति। जबकि द्विविमीय आकृति में 2 ही चीज़ था, मतलब कोई भी 2 चीज़ लेके द्विविमीय आकृति बनता। अगर किसी आकृति में तीनों चीज़ आ जाए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिविमीय आकृति। तो घन कैसा आकृति है? त्रिविमीय आकृति। अब इसका परिभाषा में जो लिखा हुआ है कि वह त्रिविमीय आकृति जिसमें 6 वर्गीय सतह हो, मतलब इसमें 6 वर्ग मिलके एक घन बनाएगा। तो इसमें टोटल 6 वर्ग है, एक ऊपर, एक नीचे और 2 साइड में 2, तो टोटल 4 हो गया। एक आगे और एक पीछे है, तो टोटल 6 हो गया। त्रिविमीय आकृति को हम लोग समतल जगह पे नहीं बना सकते, मतलब इसको बनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसको हम लोग दर्शा सकते हैं कि ऐसा त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि ये ठोस चीज़ है और ठोस चीज़ जो भी होगा वो आगे की ओर उठा हुआ रहेगा, लेकिन इसमें तो ऐसा पता नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये त्रिविमीय आकृति है जिसमें 6 वर्ग है। तो ये इसका परिभाषा हो गया और ये यहाँ पे इसका चित्र बना हुआ। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या कि इसका गुण क्या क्या है। जैसे द्विविमीय आकृति में हम लोग पढ़े थे सभी आकृति का परिभाषा, उसका गुण और उससे संबंधित उसका क्षेत्रफल। तो उसी प्रकार से ये त्रिविमीय आकृति, पहला घन, इसका परिभाषा पढ़ लिए। अब इसका गुण पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितना सूत्र आएगा सारा चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि यही सारा चीज़ फिर सवाल में लागू होगा। तो पहला गुण इसका देखो, घन में 6 समान वर्गीय सतह होता है। ये अभी बताए कि घन में 6 वर्गीय सतह होगा, लेकिन कैसा होगा? वो सभी आपस में बराबर होगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा, घन में 8 कोण होता है। तो घन में टोटल कितना कोण होगा? 8 कोण होगा। यहाँ पे नज़र आ रहा 8 कोण, ध्यान से देखना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और कोई घन के जैसा आकृति मिले तो उसमें तुम गिनना, टोटल उसमें 8 कोण आएंगे। जैसे इस आकृति में आ गया, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो एक घन में टोटल 8 कोण होता है। तीसरा पॉइंट, घन में 6 भुजा या किनारा होता है, मतलब सॉरी ये 12 है ना। हाँ, घन में 12 भुजा या 12 किनारा होता है, मतलब 12 भुजा होगा या फिर 12 किनारा होगा। तो इसको हम लोग गिन सकते हैं। इसमें 12 भुजा है, 1, 2, 3, 4, ऊपर में 4, उसी प्रकार से नीचे में 4, ये 8 पुर गया। अब देखो आगे में कितना बचा? 1, 2, आगे में 2 बचा, क्योंकि ये वाला और ये वाला गिनती आ चुका पहले ही। तो 8 और 2 10, और पीछे में भी 2, 1, और ये यहाँ पे ये खड़ा है। तो टोटल कितना भुजा हो गया? इसमें भी टोटल हो गया 12 भुजा, ठीक है। तो घन में टोटल 12 भुजा या फिर 12 किनारा है। अब अगला पॉइंट देखो, घन में 8 शीर्ष होता है, मतलब नीचे वाला सतह को छोड़ के घन का ये जो नीचे वाला सतह है इसका चारों भुजा को छोड़ दो, बाद बाकी जो खड़ा है और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो सारा कहलाता शीर्ष। मतलब किसी भी घन का जो सतह होगा वो जो नीचे वाला उसका जो वर्ग होगा, सिर्फ उसका चारों भुजा छोड़ दो, बाद बाकी जो खड़ा होगा और जो ऊपर से है वो टोटल क्या कहलाएगा? उसका शीर्ष कहलाएगा। तो किनारा और शीर्ष में अंतर पता चल रहा ना कि किनारा किसको कहेंगे और शीर्ष को? किनारा या फिर भुजा पूछ दे तो सारा आ जाएगा, इसमें जितना भुजा है वो सारा गिनती में आ जाएगा। लेकिन जब शीर्ष पूछेगा तो ये जो नीचे वाला सतह ये छूट जाता है, ये वाला, ये शीर्ष में गिनती नहीं आता है। शीर्ष मतलब होता है खड़ा वाला चीज़, या फिर जो इस प्रकार से रहेगा। तो खड़ा टोटल आज 8 भुजा बच रहा, क्योंकि इस 4 को हटा देंगे तो टोटल 12 था, 12 में से 4 हट गया तो बचा कितना? 8। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि घन में 8 शीर्ष होता है। अब देखो आगे, घन में 4 विकर्ण होता है। घन में टोटल कितना विकर्ण होगा? 4 विकर्ण होगा। तो देखो कैसे 4 विकर्ण होगा? इस कोना से यहाँ
मतलब ऊपर वाले कोने से नीचे वाला कोना और नीचे वाले कोना से ऊपर वाला कोना, 2 इधर से हो गया। अब इधर से भी 2 है, इस ऊपर वाले कोना से इस नीचे वाले कोना को और इस नीचे वाले कोना को इस ऊपर वाले कोना से मिलाएंगे, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसे भी ये जो घर है ये घन के जैसा मान लो तुम, तो मान लो कि ये घन के जैसा घर बना हुआ है, क्योंकि इसमें भी कितना भुजा है? 12 भुजा है। तो देखो कैसे 12 भुजा, 1 2 3 4, फिर इसमें भी देखो 5 6, ये भी तो गिनते आएगा ना, 7। अब उधर देखो 8 9 10 11 और ये ऊपर वाला भी छोड़ दिए थे हम लोग, तो टोटल कितना भुजा हो गया? 12 भुजा। तो घन में सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ये घन के जैसा घर नहीं है, लेकिन ये ठोस आकृति है ना, तो इसमें भी 12 भुजा है। अब इसमें अगर हम लोग विकर्ण खींचे तो देखो इस कोना से नीचे वाले कोना में 1, फिर उस ऊपर वाले कोना से नीचे में 2, फिर उस कोना से ऊपर से ये नीचे 3, फिर इसके ऊपर से उसके नीचे, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब कोई बताएगा क्या कि इस दीवार के कोना से नीचे वाली दीवार का कोना, ये भी विकर्ण है, लेकिन ये घन का विकर्ण नहीं है, ये एक सतह का विकर्ण हो गया। ये जो सतह है ना, ये वर्ग के जैसा सतह है, इसका विकर्ण हो गया, तो मतलब ये वर्ग का विकर्ण हो गया, घन का तो नहीं ना हुआ। तो घन के सम्मुख कोण को मिलाने वाले जो रेखा होगा वो क्या होगा? विकर्ण। विकर्ण के बारे में हम लोग परिभाषा भी द्विविमीय आकृति में पढ़े थे कि किसी भी आकृति का जो सम्मुख कोण को मिलाएंगे तब वो उसका क्या कहलाएगा? विकर्ण। ये भी ठीक है कि इस कोना से इस कोना को मिलाएंगे तो भी ये विकर्ण होगा, लेकिन ये किसका सम्मुख कोण हो गया? वर्ग का ना, इस वर्ग का सम्मुख कोण हो गया, तो इसीलिए क्या होगा? ये इसका विकर्ण, घन का विकर्ण नहीं कहलाएगा, ये विकर्ण किसका कहलाएगा? वर्ग का। ये चीज़ समझ में आ गया। तो इस आकृति में टोटल कितना विकर्ण है? 4। ये घन ठोस आकृति है, इसलिए इसको बोर्ड में समझना बहुत कठिन होता है, मतलब ये समतल जगह में समझना इसको बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो ये 5 गुण समझ में आ गया सभी को? दिक्कत है इसमें क्या? नहीं ना। चलो अब आगे चलते। देखो अब इससे संबंधित सूत्र देखो क्या क्या है। तो देखो इसका सूत्र याद रखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन शर्त क्या है कि जो द्विविमीय आकृति हम लोग पढ़े उसका सारा सूत्र अगर तुमको याद है तब तो त्रिविमीय आकृति का सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। देखो कैसे, परिभाषा से ही पता चल गया कि इसमें 6 वर्गीय सतह होगा। कितना वर्गीय सतह है? 6 वर्गीय सतह है। अब वर्ग से संबंधित जितना सूत्र है सारा इसमें लागू हो जाएगा। तो वर्ग कैसा आकृति था? द्विविमीय आकृति था। अब द्विविमीय आकृति से संबंधित इसका जितना भी सूत्र था इसमें सारा लागू होगा। देखो कैसे, पहला सूत्र देखो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। सबसे पहले देखो घन में टोटल 6 वर्ग है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना पढ़े थे हम लोग? भुजा स्क्वायर। अब टोटल 6 वर्ग है तो 6 से इसको गुना कर दिए तो घन का क्या निकल गया? ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा घेरा हुआ है, क्योंकि ठोस आकृति को हम लोग ऊपर से भी खोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये एक ठोस आकृति हम लोग के पास, अब ऊपर से अगर ढक्कन दे दिया तो इसको खोल सकते हैं ना, या फिर नीचे से भी ढक्कन दे तो इसको खोल सकते हैं ना। तो इसीलिए ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर अगर कहीं पे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा हुआ रहे तो उसका मीनिंग भी क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या तो ये नहीं देगा तो भी इसका मीनिंग यही होगा कि पूरा सतह है इसमें, मतलब 6 का 6 सतह है इसमें। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। टोटल 6 वर्ग है तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्या निकल गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चीज़ लिखेगा, ठीक है ना। या तो कुल लिख दे या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे, दोनों का मीनिंग एक ही जैसा समझना। अब अगला देखो, दूसरा सूत्र क्या है इसका? ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का अर्थ होता है क्या? कि कोई भी ठोस आकृति, मतलब कोई भी त्रिविमीय आकृति जिसका दोनों तरफ खुला हुआ रहे, दो तरफ, ऊपर और नीचे। बात समझ में आ रहा है ना? चाहे कोई भी ठोस आकृति हो जाए, मतलब कि कोई भी अगर त्रिविमीय आकृति आ जाए और उसमें ये वर्ड जुड़ जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वहाँ पे समझना उसका 2 सतह खुला हुआ। तो कौन कौन सतह? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखो इस घन से 2 वर्ग हट गया, एक ऊपर वाला हट गया और एक नीचे वाला हट गया, तो कितना वर्ग का क्षेत्रफल हट गया? 2 वर्ग का क्षेत्रफल हट गया। तो अब बचा कितना वर्ग? 4 वर्ग। तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा स्क्वायर। याद करना आसान है ना, लेकिन शर्त क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल तुमको सारा याद रखना होगा और उससे संबंधित जितना और सूत्र है। अब देखो घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, मतलब भुजा को 3 बार गुना। जैसे क्षेत्रफल में क्या पढ़े थे कि किसी भी आकृति का और लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो उसी प्रकार किसी भी आकृति का तीनों बीमा को गुना कर दे, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दे, तो उसका क्या निकल जाएगा? आयतन। अब देखो तो यहाँ पे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है नहीं, तो हम लोग को ये बात पता है क्या कि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ आपस में क्या होता है? बराबर होता है,
क्योंकि वर्ग वाला सतह है ना, वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या था, बराबर था। तो उसी प्रकार से घन का 12 भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या है, इसका बराबर है। तो इसके लिए भी भुजा एक बार, इसके लिए भी भुजा एक बार और इसके लिए भी भुजा एक बार। अब तीनों को गुना कर दिए तो निकल गया क्या, इसका आयतन। तो आयतन का परिभाषा क्या है कि जब किसी भी ठोस आकृति का तीनों विमाओं को गुना कर दे तो उस आकृति का क्या कहलाएगा, आयतन। तो ये घन है तो घन का तीनों विमा को गुना कर दिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस घन का क्या निकल गया, आयतन। तो आयतन का परिभाषा ऐसे भी हो सकता है कि किसी भी आकृति का तीनों विमाओं के गुणनफल को आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल का अगर परिभाषा पूछे तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं, किसी भी आकृति का दो विमाओं को गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका तीनों विमा को गुना कर दिए तो इसका क्या निकल गया, आयतन। तीनों विमा बराबर था, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर था। तो सभी के लिए क्या आ गया, भुजा आ गया। हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना लिख के क्या लिख दिए, सभी के लिए भुजा लिख दिए। भुजा को 3 बार गुना कर दिए, मतलब भुजा की। तो ये इसका निकल गया क्या, आयतन। अब देखो इसका विकर्ण के लिए सूत्र क्या आ गया, इसके विकर्ण के लिए सूत्र क्या आ गया, √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या था, √2 गुना भुजा। ये √2 गुना भुजा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 गुना भुजा। सिर्फ 2 को 3 कर देना, बाद बाकी सारा चीज़ सही है इसमें। अब इसको समझते ये कैसे निकला। अगर तुमको वर्ग का विकर्ण याद है तब तो ये घन का विकर्ण बहुत आसान है याद करना। वर्ग का विकर्ण हम लोग पढ़े थे क्या, √2 गुना भुजा। ये पढ़े थे किसके लिए, वर्ग के लिए पढ़े थे इस चीज़ को हम लोग। तो घन में भी कैसे निकला होगा, देखो ये रूम है ना। अब इसका एक विकर्ण देखो, उस कोना से नीचे वाले कोना को मिला है, मिला दिया। तो ये किसका विकर्ण हो गया, ये विकर्ण किसका हो गया, घन का विकर्ण हो गया ना। वहाँ से लेके नीचे में मिला, ये घन का विकर्ण। और उसके लिए देखो ये वाला भुजा क्या हो गया, एक वर्ग का भुजा हो गया। ये किसका भुजा हो गया, वर्ग का भुजा। और ये वाला भी किसका भुजा हो गया, वर्ग का भुजा। ठीक, अब देखो एक वर्ग का विकर्ण दो, वहाँ से लेके वहाँ तक मिलाए, ये घन का विकर्ण। अब देखो उसके बाद वहाँ से लेके इस नीचे को मिला दिए, ये किसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अब देखो इसको ड्रॉ करते हैं, देखो वहाँ से वहाँ मिलाए तो मतलब इस प्रकार से एक रेखा खींच दी। तो ये किसका विकर्ण हो गया, ये हो गया घन का विकर्ण, कि इस कोना से नीचे वाले कोना को मिला। ये किसका विकर्ण हो गया, घन का विकर्ण। अब देखो उस कोना से फिर से, मतलब यही वाला कोना से हम लोग ये नीचे वाले कोना को मिला दे, ये वाला कोना। तो ये किसका विकर्ण होगा, ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लेके इसको वहाँ मिला दे, मतलब इस वर्ग के विकर्ण से, ये वर्ग का विकर्ण यहाँ के मिला ना, इस वर्ग के विकर्ण से किसके विकर्ण को मिला दे, घन के विकर्ण को। तो ये घन का विकर्ण जो यहाँ मिल गया, तो ये भुजा किसका था, ये वाला भुजा, ये घन का भुजा था ना। तो ये घन का भुजा है, तो ये घन का भुजा x हो गया। और ये वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा। भुजा के यहाँ पे क्या मान लिए, x। अब देखो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन गया, ये यहाँ पे नहीं, देखो इस जगह पे कितना डिग्री का कोण बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। कैसे बना, देखो ये यहाँ से वहाँ मिला, फिर ये यहाँ से यहाँ पे मिला। और देखो यहाँ से अगर ये ऐसे जाएगा इस सीधा, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखो पाइथागोरस त्रिक में क्या पढ़े थे कि सबसे बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस त्रिक में है। कैसे, देखो ये 90 डिग्री है ना, तो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है और घन के लिए क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो इसका वर्ग, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, AB का वर्ग, AB² बराबर √2 गुना x का होल स्क्वायर प्लस x², ठीक है यहाँ तक। अब इसको हल करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, देखो तो √2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x प्लस x², तो टोटल कितना आ गया, 3x²। अब देखो इधर का स्क्वायर इधर जाके क्या हो गया, रूट। तो रूट सिर्फ 3 पे बचा और x² का वर्गमूल x निकल गया, मतलब भुजा निकल गया। तो √3 गुना भुजा, ये किसका विकर्ण हो गया, ये हो गया घन का विकर्ण। ये समझ में आ गया ना, घन का विकर्ण कैसे निकाले। नहीं तो इतना याद रखो ना, वर्ग के लिए विकर्ण √2 गुना भुजा, जबकि घन के लिए √3 गुना भुजा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन निकालने का ये तरीका बता दिए कि भूल भी जाओ तो तुम ऐसे इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो अगला इसमें सूत्र क्या आ गया कि घन का परिमाप। तो घन का परिमाप कितना, 12 गुना भुजा। तो परिमाप के बारे में क्या बोले थे कि सभी भुजाओं का योग, चाहे आकृति कुछ भी हो जाए,
ये आकृति क्या है, वो घन है, तो घन में टोटल कितना भुजा, 12 भुजा, तो 12 भुजाओं का योग ये क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। तो ये था घन से संबंधित इसका परिभाषा, इसका ये गुण और इसका ये टोटल क्षेत्रफल। सभी को समझ में आ गया ना ये सारा चीज़। तो ये घन से संबंधित सारा चीज़ था, ठीक है। इतना तुमको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुमसे सवाल नहीं बन सकता है। अब हम लोग चलते हैं घनाभ में। तो ये त्रिविमीय आकृति का दूसरा रूप है। त्रिविमीय आकृति में घन पढ़ लिए, त्रिविमीय आकृति का दूसरा प्रकार क्या आ गया यहाँ पे, घनाभ आ गया। अब देखो घनाभ का परिभाषा क्या लिख रहा है यहाँ पे, कि वह त्रिविमीय आकृति जिसमें 6 आयतीय सतह हो, मतलब इसमें सतह कैसा होगा, आयत का सतह होगा। अब आयत का सारा चीज़ याद रखना होगा, जैसे इस प्रकार से वर्ग का सारा चीज़ आया, उसी प्रकार से इसमें किसका सारा चीज़ आ जाएगा, आयत का सारा चीज़ आ जाएगा। तो सबसे पहले परिभाषा क्लियर है कि वह त्रिविमीय आकृति जिसमें 6 आयतीय सतह हो उसे घनाभ कहते हैं, ठीक है। अब देखो घनाभ का यहाँ पे गुण देखो क्या क्या लिखे हैं। घनाभ में 6 आयतीय सतह होता है। घनाभ में कितना आयतीय सतह होगा, 6। अब बाद बाकी यहाँ पे जितना पॉइंट छोड़े ये सारा चीज़ यहाँ से आ जाएगा। मतलब घन के यहाँ पे सिर्फ क्या कर देंगे, घनाभ कर देंगे, बाद बाकी वही चीज़ है। जैसे देखो घन में 8 कोण होता है, तो घनाभ में भी 8 कोण होता है। क्लियर है, ये घनाभ में 8 कोण होता है। तो 8 कोण यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी प्रकार से घन में 8 शीर्ष होता है। घन में कितना शीर्ष होगा, अच्छा घन में 8 कोण, अच्छा घन में 12 भुजा या किनारा होता है। मतलब इसमें 12 भुजा या फिर 12 किनारा है। जिस प्रकार से इसमें गिने उसी प्रकार से इसमें भी गिन सकते हैं। ऊपर में 4 नीचे में 4, 8 9 10 11 और 12। अब आगे देखो घन में 8 शीर्ष होता है, तो मतलब नीचे का चारों भुजा को हटा दो, बाद बाकी जितना भुजा बचा ये घनाभ का शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। अब अगला देखो घन में 4 विकर्ण होता है। जिस घन में 4 विकर्ण था तो उसी प्रकार से घनाभ में भी कितना विकर्ण होगा, 4 विकर्ण। ऊपर कोना से नीचे कोना, नीचे कोना इसके नीचे कोना से इसका ऊपर कोना 2, फिर उसी प्रकार से इस कोना से इसमें और इस कोना से मिलाएंगे इसमें, तो टोटल कितना हो गया 4। तो घनाभ में भी कितना विकर्ण है, 4 विकर्ण है। और 5वां पॉइंट क्या है इसका कि घन में 4 तो हो गया ना, ये सारा गुण आ गया इसमें। चलो अब देखते हैं हम लोग इसका सूत्र। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया कि ये आयत है, ये क्या है, एक आयत है। आयत में ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई। इसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर, ये भी लंबाई और ये चौड़ाई। तो मतलब इसमें तो 2 बीमा है। अब इसमें और आयत को लाके जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। मान लो कि ये एक आयत है ये, और एक आयत को इधर से लाके जोड़ दिए इसे, तो ये तो इसका चौड़ाई था, ये तो इसका लंबाई था। और देखो इधर से लाके जोड़ेंगे तो ये वाला उसका हो जाएगा चौड़ाई, और जैसे जुटेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई। कहने का अर्थ हो गया क्या कि एक आयत था हम लोग के पास, मान लो ये आयत है, इसमें ये क्या है, ये वाला हो गया लंबाई, ये ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी क्या होगा लंबाई। और इस द्विविमीय आकृति के कारण ये वाला भी चौड़ाई है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। अभी ये चौड़ाई है इसमें, क्योंकि ये द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय आकृति में कभी भी ऊंचाई नहीं होता है, क्योंकि इसको हम लोग खड़ा रख ही नहीं सकते हैं। अब ऐसा ही एक रुमाल, इसको आगे से ऐसे जोड़ दिए, एक पीछे था और एक आगे था, तो ये तो लंबाई रह गया ये वाला, ठीक। अब देखो ये वाला अब किस में बदल गया, ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये अब ऊंचाई में बदल गया, क्योंकि ये जुट गया ना। अब ये तो खड़ा रह सकता ना, क्योंकि एक इधर रुमाल है और एक आगे है, और एक नीचे भी जोड़ दिया और एक ऊपर भी जोड़ दिए, तो अब ये खड़ा रह सकता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई। अब देखो यहाँ से लेके जो यहाँ जो एक आयत का जो भुजा जुटा आगे नीचे वाला जो आयत था, अब ये वाला क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा चौड़ाई। बात समझ में आ गया ना। 4 रुमाल को ऐसे जोड़ दिए, सीधा सा बात है, ऐसे जोड़ दिए। एक ऊपर में क्या हो गया, चारों तरफ रुमाल जोड़ दिए, मतलब ऊपर भी नीचे भी और दोनों साइड में, और एक पीछे भी, तो टोटल 6 रुमाल हो गया, 6 आयत हो गया। तो ये वाला इसका लंबाई और ये वाला इसका चौड़ाई बन गया। अब ये खड़ा हो गया तो ये वाला इसका क्या हो गया ऊंचाई। तो तीनों चीज़ आ गया ना इसमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ आएगा, तो मतलब तीनों बीमा इसमें भी आ चुका है। तो अब देखो इसमें तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले देखो एक आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या पढ़े हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब इसमें टोटल कितना आयत है, 6 आयत है, तो 6 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लेकिन इसमें 3 बीमा है, इसमें ऊंचाई भी आएगा। तो ये कैसे आया होगा, देखो इसमें अभी क्या बताया कि इसमें टोटल 6 रुमाल को हम लोग जोड़ के एक घन बना दिए।
क्या बना, सॉरी एक घनाभ बना दिए इसमें। अब देखो ये जो ऊपर वाला जो इसका घनाभ होगा, ये वाला ऐसे वाला जो आयत होगा इसका ऊपर में, ये ऊपर वाला आयत, तो इसमें दो चीज़ है, ये लंबा और ये वाला इसका चौड़ा। ये चौड़ा, ये ऊंचाई नहीं है, ये इसका क्या है, चौड़ाई। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसी प्रकार से एक नीचे भी तो होगा सेम इसके जैसा, तो ये वाला और नीचे वाला दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो मतलब 2L × B, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाले का क्षेत्रफल निकल गया। बात समझ में आ गया। अब आ जाओ साइड वाला में, ये ऊपर वाला था इसको साइड वाला कर दिया, ये लंबाई रह गया इसका, और ये वाला इसका क्या बन गया, ऊंचाई। तो एक आगे भी होगा ऐसा और एक पीछे भी होगा, दो होगा ना। ये वाला जो आयत होगा ये एक आगे भी होगा और एक पीछे भी होगा। तो आगे वाले के लिए लंबाई और ये ऊंचाई, तो 2 बार आ गया, तो 2L × H। ऊंचाई के लिए क्या लिख दिया हम लोग, H, लेकिन ये है आयत, लेकिन ये खड़ा है इसलिए इसका B क्या बन गया, H बन चुका है, ठीक है ना। तो ये 2 बार हो गया। अब आ जाओ साइड वाला में, ये साइड वाला में देखो क्या क्या बचा, ये क्या बचा, ऊंचाई। ये वाला क्या हो गया इसका, नहीं ये चौड़ाई बन गया ना, इस साइड में है ना, साइड वाला क्या बन गया, चौड़ाई बन गया। तो ये कितना बार है, 2 बार, एक इधर और एक उधर, तो 2 बार ये भी है। तो 2B × H, मतलब इधर वाला आयत में क्या क्या है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। अब इसी को जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन, तो बच गया क्या, LB + BH + HL आ गया ना, सूत्र वही। तो आयत का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 × LB + BH + HL। पंखा जला गया। तो देखो हम लोग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझा दिया, समझ में आ गया यहाँ पे सभी को कि 2 × LB + BH + HL होगा इसका, ठीक है। ये कैसे आया ये भी बता दिया गया। अब चलते हम लोग आगे। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस कुल को हटा दिया, अब क्या दे दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके लिए देखो, जैसे वक्र आ जाए फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, इसका मीनिंग क्या समझना है कि इसका ऊपर और नीचे वाला सतह खुला हुआ है। तो देखो ऊपर और नीचे वाला सतह और खुल जाए तो ये दो चीज़ हट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, नीचे वाला का भी क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई दोनों बार हट गया इससे, तो सिर्फ क्या बचा इसमें, 2 बार BH बचा और 2 बार HL बचा, यही ना बचा, क्योंकि ये चीज़ हट गया यहाँ से 2 बार। तो 2 बार ये बचा, 2 बार ये बचा, क्योंकि ये दोनों के साथ गुना है, तीनों के साथ गुना है। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, 2H ब्रैकेट में क्या बच गया, B + L, तो यही है ना, 2H ब्रैकेट L + B बोलो या फिर B + L बोलो। तो मतलब इसका ऊपर का सतह और नीचे का सतह हट चुका है। तो ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो घनाभ का आयतन, तो आयतन वर्ड जैसे आ जाए तो उसमें तीनों विमाओं का गुणनफल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है ना, तो इसीलिए इसका आयतन कितना हो गया, LBH, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये आसान सूत्र है इसका। अब घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो जिस प्रकार से हम लोग घन का विकर्ण को समझे थे उसी प्रकार से किसका विकर्ण निकला होगा, ये घनाभ का विकर्ण। तो देखो कैसे निकला होगा, जैसे पता है कि इस कोना से अगर उस कोना को मिला दे तो ये किसका विकर्ण कहलाएगा, घनाभ का, जैसे घन का बोले थे, ठीक है। तो ये हो गया घनाभ का विकर्ण, ठीक। अब उसके बाद देखो अगर इस कोना से इस कोना को मिलाए तो ये किसका विकर्ण हो जाएगा, अब नहीं वर्ग सब आयत में ना बदल गया, अब ये किसका विकर्ण हो जाएगा, आयत का विकर्ण। ये बन गया आयत का विकर्ण, ठीक। तो ये आयत का विकर्ण क्या होता है, L² जोड़ B² ये चीज़ हम लोग पढ़े थे उसमें आयत में। आयत का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट। अब देखो ये आ गया C बिंदु तक, तो यहाँ मिला दिया, अब यहाँ से ये मिल गया जाके वहाँ पे, तो ये किसका भुजा हो गया, आयत का भुजा। तो आयत का कौन सा भुजा होगा, ये H वाला होगा, मतलब ये ऊंचाई होगा, क्योंकि L और B आ गया ना इसमें। अब इसको निकालना, तो देखो ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज का। तो ये AB² बराबर क्या निकल जाएगा, पाइथागोरस त्रिक से पहला भुजा का वर्ग जोड़ दूसरा भुजा का वर्ग, ठीक। तो इसका रूट और स्क्वायर खत्म, तो क्या हो गया, L² जोड़ B² जोड़ H², और इधर का स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, रूट हो गया। तो बस इतना याद रखो ना कि आयत का विकर्ण √L² जोड़ B², घनाभ आ गया तो उसमें सिर्फ H को जोड़ देंगे, तो √L² जोड़ B² जोड़ H² हो गया, ठीक। अब लास्ट में देखो घनाभ का परिमाप बराबर 4 गुना L + B + H। इसका मीनिंग हो गया क्या कि इसमें 4 लंबा है, 4 चौड़ा और 4 ऊंचा है। कैसे देखो,
ये आगे एक लंबा, एक यहाँ पे लंबा, 2 और एक पीछे और एक ये वाला, 4 लंबा हो गया, चौड़ाई भी 4 है, 1 2 3 4, ऊंचाई भी 4 है, 1 2 3 4, तो सभी भुजाओं का योग 12 भुजा पूर गया ना, 4 लंबा 4 चौड़ा 4 ऊंचा, टोटल कितना भुजा हो गया? 12 भुजा पूर गया। तो आज हम लोग पढ़ लिए क्या, घन और घनाभ से संबंधित उसका परिभाषा, उसका गुण और उसका सूत्र जितना था सारा चीज़ को पढ़ लिए। तो त्रिविमीय आकृति का 2 चीज़ समाप्त हो गया, घन और घनाभ। आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेलन और शंकु के बारे में, तब टोटल कितना समाप्त हो जाएगा? 4। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।